हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और ये वीडियो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें मैं टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध बताने वाला हूं जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर्स को देखा है एंड उसके बाद मैंने आपको ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध देने जा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो 100% आने की चांस है, तो यह आ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निबंध लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को निबंध लिखने का सही पैटर्न ही पता नहीं होता है, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि निबंध कैसे लिखना था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको निबंध लिखना है तो आप जो भी निबंध लिख रहे हो उसकी हेडिंग साफ साफ लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, और यहाँ पर आपको रूपरेखा डालना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिएगा, यहाँ पर रेड नहीं लिखिएगा, वो तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको रूपरेखा बनानी है। अब यही तो कई स्टूडेंट को पता नहीं है, वो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रस्तावना वगैरह वगैरह, और उनको जो है रूपरेखा लिखना ही नहीं आता है, और ज़्यादातर एग्जामिनर रूपरेखा को ही देखकर नंबर देता है। तो आपको क्या करना है, रूपरेखा हेडिंग डालनी है एंड वहाँ पर आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो अपने निबंध में वो सभी आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं 5 होंगे, आपके जो है 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, है ना। तो जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर, आप जानते हैं कि एग्जामिनर के पास काफ़ी सारी कॉपीज़ होती हैं चेक करने के लिए, और उन्हें कॉपीज़ के पैसे मिलते हैं। तो वो ज़्यादातर पैसे कमाने के सोचते हैं, तो उन्हें जो है फटाफट कॉपी चेक करना होता है। तो उसके लिए आप वो क्या करते हैं, रूपरेखा देखते हैं एंड उसके बाद वो थ्योरेटिकल पार्ट को कम ही देखते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि हाँ, स्टूडेंट ने यहाँ पर रूपरेखा लिखी है और क्या क्या पॉइंट के बारे में उसने निबंध में बताया है। तो ये एक स्मार्ट वर्क होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं और लिख कर आते हैं, फिर भी उन्हें नंबर नहीं मिलते, और वहीं पर कुछ स्टूडेंट इतना ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं कि वो कम मेहनत करके भी हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ले आते हैं। तो दोस्तों, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है ना, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हो। और पहली बात मैं आपको बता दूं, कॉपी चेक करना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है। अगर आपको ही मैं 10 कॉपी दूंगा चेक करने में तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है। आपको रूपरेखा डालना है एंड वहाँ पर आपकी जो भी हेडिंग है वो लिख लेना है, जैसे हमने यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पर आपको प्रस्तावना और उपसंहार, ये तो कॉमन आपके पॉइंट होते हैं ना, कि कोई भी निबंध हो XYZ, उसमें प्रस्तावना और उपसंहार तो होगा ही होगा, और बाकी ये पॉइंट आप बीच में कितने भी बना सकते हो, है ना। आपको प्रस्तावना और उपसंहार तो लिखना ही लिखना है। ओके, ये आपका नेसेसरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तावना लिखी, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य लिख दिया, और नई शिक्षा नीति की विशेषताएं लिख दी, नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव भी लिख दिया, और उपसंहार लास्ट में लिख दिया। तो हमने ये 5 पॉइंट लिखे हैं नई शिक्षा नीति के ऊपर निबंध में, है ना। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्हें करना कैसे है। तो अब आपकी फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना है, तो आप क्या करेंगे, प्रस्तावना हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना डाल दी, एंड अब आपको प्रस्तावना में जो भी कुछ लिखना है वो लिख देना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं शताब्दी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 यानी कि 2020 में हुआ। यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई। तो इस तरह से आपको लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए होता नहीं है। तो वहाँ पर आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। आपके निबंध में 80 वर्ड आती है शायद आपकी वर्ड लिमिट। ओके, तो आपको 80 वर्ड्स में ही लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पर नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। ओके, तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को हर क्षेत्र में कुशल बनाना है। इस नीति को लागू करने के पीछे सरकार का यह प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा के मानक स्तर को ऊपर उठाया जाए।
सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पुरानी शिक्षा नीति में संशोधन करके नई शिक्षा नीति लागू की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। ये आपकी सेकंड हेडिंग हो जाती है। एंड अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ओके। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं भी मिलता है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो PDF होती है, PDF, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल PCM लाइव लर्निंग पर मिल जाएगी। ईजिली वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का जो है टेंशन नहीं लेना है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, वो है नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। तो आपको नई शिक्षा नीति की विशेषताएं लिख देनी है। नई शिक्षा नीति में पुस्तकों का बोध बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। छात्रों को पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह सिस्टम 10+2 यानी कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 यानी कि संरचना के साथ बदल देता है। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे तो यहाँ पर आप समझेंगे, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा होती है, ओके। इसका मतलब ये है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नई शिक्षा नीति के लाभ। अब आपको लाभ लिख देने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको एज इट इज़ बिल्कुल भी याद रटना नहीं है। कहीं आप रटने की कोशिश करें, क्योंकि निबंध आप नहीं रट सकते, बहुत सारी जो है इसमें वर्ड्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, मेन हेडिंग को याद रखना है। एंड उसके बाद आप अपने जो एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको हेडिंग याद होगी, तो वहाँ पर आप ईजिली यहाँ पर बना सकते हो। अब जैसे आ गई नई शिक्षा नीति के लाभ, आपको हेडिंग पता थी, यहाँ का कोई कुछ भी पता नहीं था, तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर इसे नहीं देखेगा, मैंने आपको बता दिया। यह सीखने वाले, अब यहाँ पर हम नई शिक्षा नीति के लाभ लिखने वाले हैं। यह सीखने वाले की आत्म क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। पहले छात्रों के पास अध्ययन करने के लिए केवल एक ही विषय का विकल्प था, लेकिन अब अलग अलग विषय चुन सकते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के जीवन नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता, व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको कुछ लिख देना है। ये आपकी हो गई हेडिंग। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारी कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर हमने लिख रखी है। एंड यहाँ पर अब हम लिखेंगे नई शिक्षा नीति के नुकसान। अब भाई आप जानते ही हो, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको नुकसान भी लिखना है। नुकसान क्या है वो हम समझ लेते हैं। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखना सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए उसका अंग्रेजी भाषा के प्रति रुझान कम होगा, जो 5वीं कक्षा पूरी होने के बाद आवश्यक है। बच्चे संरचनात्मक शिक्षा के अधीन हैं, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। इस तरह से आपको लिख देना है। एंड इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग आ जाएगी, जो कि है उपसंहार। यहाँ पर आपको उपसंहार के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है, जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की ज़रूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज़ के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने की मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति से हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा, यानी प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपका जो है ये निबंध कंप्लीट हो जाता है। आपको 4 से 5 हेडिंग ही लिखनी है, और जितना मैंने यहाँ पर लिखा है उतना सफिशियंट है। इतना आप लिख देंगे तो आपको जो भी 9 नंबर के आपका जो निबंध पूछा जाता है, तो 9 में से 9 आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आपकी राइटिंग साफ़ है तो। अगर राइटिंग साफ़ नहीं तो वहाँ पर एग्जामिनर थोड़े से नंबर काट लेता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ लेते हैं, हमारा नेक्स्ट निबंध है। तो नेक्स्ट निबंध की ओर हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट निबंध हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट निबंध है। ये भी 10
ईयर्स का मैंने देखा है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर पूछा गया है भारतीय किसान समस्याएं और समाधान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है और इसमें आप देख सकते हैं हेडिंग भी कुछ ज़्यादा है। मैंने आपको क्या बताया, रूपरेखा बनानी है और उसमें तो प्रस्तावना और उपसंहार तो कंपलसरी है, यानी कि आवश्यक है लिखना, ये तो होगा ही होगा। बीच में आप देख सकते हैं हेडिंग बढ़ गई और बढ़ेंगे भी, क्योंकि टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये मैं आपको बता दूं 10 सालों से लगातार ये टॉपिक जो है पूछा चला आ रहा है और हो सकता है 2024 में भी पूछ लिया जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना और यहाँ पर हम लिखेंगे किसानों की सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, गांवों की वर्तमान स्थिति, किसान की समस्याओं का समाधान, विज्ञान का योगदान। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसान की समस्याओं का समाधान में हमने ये कुछ टॉपिक सब हेडिंग लगाई हैं, विज्ञान का योगदान, नवीन योजनाएं और ग्रामीण विकास बैंक। ओके, एंड लास्ट में तो हमारी हेडिंग होती ही है उपसंहार। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट हेडिंग है, तो उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे ग्रामीण भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं, भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव ही पूर्ण करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार गांव ही है, यदि गांव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी आप लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा है। और आप जो है निबंध में कोटेशन भी डाल सकते हो, बट अगर नहीं डालोगे तब भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सेकंड हेडिंग है किसानों की समस्याएं यानी सामाजिक समस्याएं। ओके, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं परिवहन की साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का सही प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इतना आपको लिख देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए आर्थिक समस्याएं। ओके, अब हम आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है गांव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता, पैसे के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं कर पाते, जिसके कारण गांव में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इतना आपको लिखना है। एंड इसके बाद जो हमारी फोर्थ हेडिंग है वो है गांव की वर्तमान स्थिति। अब हमें गांव की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना है। गांव में आज भी पक्की सड़कों का अभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, वह संचार के साधनों, पेयजल, निर्देशन तथा परामर्श संबंधी सुविधा का अभाव है, विगत वर्षों में अच्छी बरसात न होने के कारण खाद्य उत्पादन में भी कमी आई है। ओके, इतना आपको लिखना है। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, मैंने आपको बताया किसान की समस्याओं का समाधान में हमने सब हेडिंग्स बनाई हैं, जो कि हमारी है विज्ञान का योगदान। ओके, तो विज्ञान के योगदान में हम लिखेंगे जनसंख्या की वृद्धि से भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो जनसंख्या वृद्धि के दूसरे स्थान पर आता है, जनसंख्या के नंबर पर। आप जानते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिर भी आज उर्वरकों, बुवाई, कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाइयों तथा सिंचाई के साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधाजनक तथा सरल बना दिया है। इतना आपको लिखना है। एंड इसके बाद जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए, मैं यहाँ पर फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3 हमारे जो हैं निबंध हैं। अगर मैं एक एक को बिल्कुल बारीकी से मतलब हल्के धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। ओके, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नवीन योजनाएँ। ओके, तो इसमें हमें लिखना है गांव के विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। गांव में परिवहन, विद्युत, सिंचाई के साधन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्थाओं के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान किए जा रहे हैं। तो इतना आपको लिखना है किसमें, नवीन योजनाओं में। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है 7th हेडिंग है, उसमें आपको लिखना है ग्रामीण विकास बैंक के बारे में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है किसान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। क्योंकि आप जानते हैं जब ऋण लेना होगा तो ग्रामीण बैंक
अगर देगी तभी तो कोई किसान अपने जो है अनाज को बो पाएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट जो बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है उपसंहार, जो कि हमारी लास्ट हेडिंग है। हर निबंध की लास्ट हेडिंग उपसंहार होती है और जो प्रथम हेडिंग होती है वो होती है प्रस्तावना। ओके, ये आपको याद रखना है। बीच में आप कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे गांव की उन्नत भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे उपकरण तथा सुविधाजनक ऋण व्यवस्था आदि देने का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये आपको लिख देना है उपसंहार में। इतना आप लिखेंगे तो आपका ये निबंध भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा भारतीय किसान समस्या और समाधान पर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड निबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो निबंध है वो है आतंकवाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हमने 10 इयर्स का जो पेपर्स देखे तो हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो इसका रूपरेखा बनाएंगे तो इसकी भी सेम बनेगी, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रस्तावना और उपसंहार तो रहता ही रहता है। बीच में हमने हेडिंग बनाई है आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद के प्रकार, आतंकवाद के दुष्परिणाम और आतंकवाद की समस्याओं के समाधान। अब ऐसा मत कहिएगा कि आतंकवाद के फ़ायदे, वो होंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। हमारा देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है और उसमें उनसे अपने मन मुताबिक काम कराया जाता है। तो दोस्तों प्रस्तावना में आपको इतना ही लिखना है। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए वो होगी हमारी आतंकवाद का अर्थ। ओके, आपको आतंकवाद का अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है, अर्थात कुछ गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। तो आपको आतंकवाद के अर्थ में इतना ही लिख देना है ताकि आतंकवाद स्पष्ट हो जाए, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसकी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए वो होगी आतंकवाद के कारण, जो कि इसके रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको लिख देने हैं। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी चीज़ के कारण लिखते हो, रीज़न लिखते हो, तो आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी के रूप में लिख रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होती है एग्जामिनर को। तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिख दोगे तो वो सरसरी निगाह से देख लेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट ने यहाँ पर पॉइंट में लिखी है बात, काफ़ी अच्छी बात लिखी है। तो इस तरह से आपको लिखना है पॉइंट वाइज। ओके, फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति बहुत संवेदनशील बन जाती है तब आतंकवाद उत्पन्न होता है। इतना आपको लिखा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाए परंतु उनका समाधान ना किया जाए तब आतंकवाद उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा जब भी वोटों की बारी आती है, जब भी कोई सरकार बनने वाली होती है, तब कहा जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट बाद में क्या होता है, बाद में कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण आतंकवाद उत्पन्न होता है। वही इस लाइन में स्पष्ट किया गया है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए वो होगी जो कि हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा जब देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों का शोषण हो रहा है तो कई लोगों को लगता है कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। ऐसे में वो हिंसा और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं। ऐसा भी होता है, बेरोजगारी भी इसका जो है मुख्य कारण हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम लिखेंगे कई देशों में राजनीतिक दल खुद चुनाव जीतने के लिए इन आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी आतंकवाद के बलबूते पर शासन चलाते हैं।
इसलिए राजनीतिक भी आतंकवाद का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। ये बिल्कुल बात सही है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट लिख देने हैं, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए, वो होगी हमारी आतंकवाद के प्रकार। यहाँ पर आपको आतंकवाद के प्रकार में आप लिख भी सकते हो कि इन आतंकवाद का क्या होता है, बट ज़्यादा लॉन्ग करने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सफिशियंट होता है, तो आपको उसका सदुपयोग करना है ना, समय का सदुपयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आतंकवाद के प्रकार, हमने सिर्फ टाइप को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आपको लिखना है आतंकवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक आतंकवाद, सांप्रदायिक आतंकवाद, आपराधिक आतंकवाद और धनात्मक आतंकवाद और ऋणात्मक आतंकवाद, इतने होते हैं, तो आपको इतने लिख देने हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है आतंकवाद के दुष्परिणाम। इसके क्या क्या जो है बुरे परिणाम है वो आपको लिख देना है। आतंकवाद की वजह से लोगों में अशत्रुता की भावना होती है। आतंकवाद अपने बातों को मनवाने के लिए लोगों को डराकर अपनी बातों को पूरा करते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद की समस्याओं का समाधान, यहाँ पर आपको इसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आतंकवाद ने हमारे जीवन को अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया है। आतंकवाद मानव जाति के लिए एक कलंक है, इसलिए इसका कठोरता से समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए आपकी उपसंहार, जो कि मैंने आपको बताया हर जो निबंध होता है आपका उसकी लास्ट हेडिंग उपसंहार होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है उपसंहार में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ही जो है समस्या बन गया है। इसे रोकने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि ये बच्चे आगे जाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो इस तरह से आपके जो हैं सभी जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निबंध थे वो मैंने आपको बता दिए, 3 महत्वपूर्ण निबंध, जो कि इसमें से आपको एक ना एक देखने को मिलेगा ही एग्ज़ाम में। तो आप इन जो निबंधों को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। एंड उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।